हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉर्पोरेट टैक्सेशन के अंदर टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड करेंगे। डिविडेंड डिसीजन जो है कंपनी के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट होती है। डिविडेंड जो है बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। कंपनी हैज़ टू डिसाइड हाउ मच इट हैज़ टू पे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और कितना इसने रिटेन करना है। ये काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड अंडर सेक्शन 56 तीन सिचुएशंस हैं यहाँ पे। एक है कि डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, एक है डिविडेंड और एनी अदर इनकम विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। थर्ड सिचुएशन है डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय ए फॉरेन कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2004 एंड 5। अगर डोमेस्टिक कंपनी जो है डिविडेंड डिक्लेयर करती है, चाहे वो फाइनल डिविडेंड है चाहे वो इंटरिम डिविडेंड है अंडर सेक्शन 115O, और चाहे वो डीम्ड डिविडेंड है एक्सक्लूडिंग डीम्ड डिविडेंड अंडर 220E, तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्टेड होते हैं। लेकिन इनके ऊपर क्या होता है कि कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ता है। और एग्जेम्प्टेड डिविडेंड अंडर सेक्शन 1034 इंक्लूड डीम्ड डिविडेंड, बट इट विल नॉट इंक्लूड डीम्ड डिविडेंड विच इज़ मैंशन इन सेक्शन 220E। बट अगर फॉरेन कंपनी डिविडेंड पे करती है या डीम डिविडेंड पे करती है या डीम डिविडेंड मेंशन अंडर 2 सबसेक्शन 22E, ये टैक्सेबल होता है शेयर होल्डर के हाथ में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो फॉरेन कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है उसके अंदर वो 115O के अंदर उसने कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी नहीं पे करना होता है। इवन TDS की प्रोविज़न भी वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती। जो डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है उसके बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स के ऊपर उनको 20.358 के हिसाब से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रिंसिपल ऑफिसर की, जो कि डिविडेंड के ऊपर टैक्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवाने की। वो उसने 14 डेज़ के अंदर डिपॉजिट करवाना होता है। अगर वो डिपॉजिट नहीं करवाता तो पेनल्टी भी पड़ सकती है। पेनल्टी जो होती है जितना भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बनता है उसके उतनी ही पेनल्टी होती है। अगर वो शो कर दे कि रीज़नेबल रीज़न थे उसके पास तो वेव भी हो सकती है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। मिनिमम 3 मंथ्स की, मैक्सिमम 7 ईयर्स की हो सकती है। उसके बाद हम करेंगे डिविडेंड का मतलब क्या है। डिविडेंड जो बेसिकली है कंपनी है उसके लिए ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, क्योंकि डिविडेंड इसलिए कंपनी पे करती है उसके पास प्रॉफिट्स होते हैं। चाहे डिविडेंड देना जो है ऑब्लिगेटरी नहीं होता। डिविडेंड जब कंपनी डिक्लेयर करती है तो जितनी कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग होती है उसके प्रोपोर्शनेट उसको प्रॉफिट के अंदर से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिविडेंड के अंदर इंटरिम डिविडेंड भी आ जाता है, फाइनल डिविडेंड भी आ जाता है, और जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 के अंदर कुछ डीम डिविडेंड है वो भी इंक्लूड करती है। सेक्शन 220 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैज़ डिवाइज्ड ए स्पेशल इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड। उसके अंदर ये जो फॉलोइंग कंपनी पेमेंट्स करती है शेयर होल्डर को, जितना अकोमुलेटेड प्रॉफिट उसके पास है, चाहे वो कैपिटलाइज्ड है चाहे वो नहीं कैपिटलाइज्ड है, उतना अकोमुलेटेड प्रॉफिट जितना पार्ट जो है डिविडेंड डीम डिविडेंड माना जाता है। इसके अंदर एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ अकोमुलेटेड प्रॉफिट इन्वॉल्विंग द रिलीज ऑफ द एसेट ऑफ द कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट टू द शेयर होल्डर्स एंड बोनस शेयर टू द प्रेफरेंस शेयर्स, distribution to the shareholder on the liquidation of the company, distribution on the reduction of the share capital, loan and advances to the certain shareholders and concerns। फर्स्ट है कि अगर अकोमुलेटेड प्रॉफिट चाहे वो कैपिटलाइज्ड है चाहे नहीं है, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है और वहाँ पे एसेट लगता है कि रिलीज ऑफ द एसेट है, और 2 कंडीशंस कंपल्सरी है। एक तो अकोमुलेटेड प्रॉफिट होना चाहिए। अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब होता है कि जितने भी इसके प्रॉफिट्स हैं, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैश में होना चाहिए या काइंड में होना चाहिए। जैसे एक कंपनी है उसके अकोमुलेटेड प्रॉफिट है 3 लाख के, बोनस शेयर उसने पास्ट में इशू किया है वो कैपिटलाइज प्रॉफिट है 1 लाख का। कंपनी जो है 2,50,000 की एसेट जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है। मार्केट वैल्यू जो है फर्स्ट सिचुएशन के अंदर 2 लाख है, सेकेंड सिचुएशन के अंदर 3,50,000 है, थर्ड सिचुएशन के अंदर 4,50,000 है। तो टैक्स जो है 20.358 जितनी उसकी मार्केट वैल्यू होती है टू द एक्सटेंट ऑफ अकोमुलेटेड
प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट पे करना है। फर्स्ट सिचुएशन के अंदर 2 लाख के ऊपर टैक्स बनेगा, सेकंड के अंदर 3,50,000 के अंदर, थर्ड के अंदर 4 लाख के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि जो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूड करके 4 लाख तक बनता है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर्स या डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिबेंचर इश्यूज किए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और ये डीम डिविडेंड माने जाएंगे टू द एक्सटेंट ऑफ अकम्युलेटेड प्रॉफिट वेदर इट इज़ कैपिटलाइज्ड और नॉट। बोनस शेयर अगर इक्विटी शेयर होल्डर को दिए जाते हैं तो वो डीम डिविडेंड नहीं होते, बट अगर वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिए जाते हैं तो वो डीम डिविडेंड होते हैं और कंपनी को उस पर टैक्स देना पड़ता है टू द एक्सटेंट ऑफ अकम्युलेटेड प्रॉफिट वेदर इट इज़ कैपिटलाइज्ड और नॉट कैपिटलाइज्ड। उसी तरह क्या है कि जब कंपनी लिक्विडेशन के अंदर जाती है, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करती है, अगर ये अमेलगमेशन है तब तो ये सेक्शन इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, बट अगर कंपनी कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करती है कैश की फॉर्म में या काइंड की फॉर्म में, तो अगर जितना टू द एक्सटेंट ऑफ अगर तो शेयर होल्डर कंपनी को इसके ऊपर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं बनता, बट शेयर होल्डर को कैपिटल गेन देना पड़ता है। अगर वो अकम्युलेटेड प्रॉफिट के अंदर से जितना उसका पोर्शन बनता है उससे ज़्यादा वो वैल्यू रिसीव करते हैं तो उसके ऊपर उनको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल। अगर कंपनी जो है अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस करती है तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो अकम्युलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है, एक कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करती है। अगर अकम्युलेटेड प्रॉफिट जितनी डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है तो वो तो शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल नहीं होती, बट अगर वो कैपिटल में से उसको हिस्सा मिलता है तो वो कैपिटल गेन में अंदर टैक्सेबल होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, कंपनी के पास अकम्युलेटेड प्रॉफिट है 3 लाख के, शेयर होल्डर बी है जिसका 25% शेयर है, उसको 2,40,000 कंपनी से मिलता है ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल। पहले हम देखते 3 लाख के अंदर 25% उसका बन जाता है 75,000। 75,000 तक जो अमाउंट है उसको कम्युलेटेड प्रॉफिट के अंदर से हिस्सा मिल रहा है तो वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, लेकिन जो बैलेंस अमाउंट है 1,65,000 वो एज ए कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा इन दी हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। उसके बाद है लोन एंड एडवांसेस टू द सर्टेन शेयर होल्डर्स एंड कंसर्न्स। इसके अंदर है कि कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी जो है अगर कोई लोन या एडवांस देती है, कोई शेयर होल्डर है हु इज़ द बेनिफिशियल ऑनर ऑफ नॉट लेस देन 10% ऑफ द शेयर कैरिंग वोटिंग पावर या एनी कंसर्न का यहाँ पे मतलब है HUF है, फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, कंपनी है। Any concern in which the above shareholder is a member or a partner having substantial interest. Substantial interest का मतलब होता है कि अगर शेयर होल्डर जो है उसको इनकम के अंदर से कंपनी की 20% तक उसको इनकम मिलनी है तो इसका हम ये मानते हैं कि उसका सब्सटेंशियल 20 या उससे ज़्यादा अगर इनकम के अंदर से हिस्सा मिलता है तो उसका हम सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मानते हैं। और एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ द अबव शेयर होल्डर। अगर कंपनी जो है लोन या एडवांसेस इन सिचुएशंस के अंदर देती है तो ये भी डीम डिविडेंड होता है, लेकिन ये शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्टेड नहीं होता, शेयर होल्डर को ये टैक्सेबल होता है, इसको वो टैक्सेबल करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। इसके अंदर कुछ एग्जम्पशंस हैं, इन सिचुएशंस के अंदर इसको डीम डिविडेंड नहीं माना जाता। अगर लोन जो है एडवांस किया जाता है इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बाय द मनी लेंडर, अगर फर्म का काम ही लोन एडवांस करना है तब इसको डीम डिविडेंड नहीं माना जाता। और डिविडेंड पेड इफ सेट ऑफ अगेंस्ट लोन ऑलरेडी ट्रीटेड एज ए डीम डिविडेंड। अगर कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर को लोन देती है और उस लोन को डीम डिविडेंड के अंदर ट्रीट कर चुकी होती है, अगेन जब ये डिविडेंड पे करती है तो उस डिविडेंड के ऊपर जो है कंपनी टैक्स नहीं देती अगर उसको सेट ऑफ कर लिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर इशूड फॉर फुल कंसिडरेशन, उस सिचुएशन के अंदर भी इसको डीम डिविडेंड नहीं माना जाता। इवन बायबैक ऑफ शेयर करती है तो ये भी डीम डिविडेंड नहीं माना जाता है। इवन अगर डीमर्ज कंपनी के अंदर शेयर जो है शेयर होल्डर को दिए जाते हैं तो ये भी जो है डीम डिविडेंड नहीं माने जाते।